नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का सांगरिया पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आप लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण कक्षा 9 से 12, जिसमें अपन जो है टॉपिक पढ़ रहे हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार में भी अपन जो है वर्णों के वर्णमाला के अध्ययन कर रहे थे और उसमें भी स्वर अपन ने पढ़े थे। स्वर्णों का वर्गीकरण आज अपन यहाँ से शुरू करेंगे। तो इससे पहले अपन ने पढ़ा कि वर्ण क्या है, वर्णमाला क्या है, स्वर क्या है, अक्षर क्या है ना, ये सारा अपन ने अध्ययन किया। अब हम आगे इसका अध्ययन करेंगे कि भाई इनका जो उच्चारण स्थान है वो कौन कौन सा है, उसके आधार पर इनको किन किन भागों में बांटा जाता है। तो उच्चारण पहला आधार होगा उच्चारण स्थान के आधार पर। पहला आधार क्या रहेगा? उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण क्या रहेगा? सबसे पहले आएंगे कंठ, कंठ्य। कंठ्य स्वर में कौन कौन से आएंगे? अ, आ, अंग, अ, आ, अंग और आ, इसकी बिंदी, चंद्र बिंदु। तो ये जब किस में आएंगे? ये सब कंठ्य स्वर होंगे। तो सबसे पहला आपका जो उच्चारण अवयव है वो कौन सा होता है? कंठ। उसके बाद में क्या है? तालु, तालव्य। ठीक है, कंठ के बाद में अगला उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु। उसमें तालव्य ये वर्ण होंगे। इसमें ई और ई। फिर आपके आता है आपके मूर्धन्य। मूर्धन्य में क्या आ जाएंगे? मूर्धन्य में आ जाएगा आपके री और ओष्ठ में आ जाएगा ओष्ठ में आ जाएगा उ और उ। उसके बाद में कंठ तालु, कंठ प्लस तालु, इन दोनों से मिलकर बनेगा तो क्या कौन सा बनेगा? कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। ये कंठ तालव्य कौन सा जाएगा? ए और आई। और दूसरा होगा आपके कंठ प्लस ओष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ। तो ये क्या हो जाएगा? कंठोष्ठव्य, कंठ औष्ठव्य, कंठोष्ठ। क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ। ये हो जाएगा आपके ओ और औ। ये सारे नाम आपको वापस व्यंजनों में भी मिलेंगे। जब व्यंजनों का अपन किस पे पढ़ेंगे? उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, दंत, है ना, कंठ, तालु और कंठोष्ठ। ये इस प्रकार के प्रश्न जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें इनको ढंग से समझना है और इनको याद रखना है। ठीक है, तो ये हुआ आपके किसके? आपके उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। दूसरा आधार इसके बाद क्या आता है? दूसरा आधार आता है जिह्वा की स्थिति के आधार पर। जिह्वा की स्थिति के अनुसार, स्थिति के आधार पर तो पहला क्या हो जाएगा? अग्रस्वर। अग्रस्वर में क्या हो जाएगा? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का आगे वाला हिस्सा
सक्रिय रहता है वो कहलाते हैं आपके अग्रस्वर। और जब जीभ का मध्य वाला हिस्सा सक्रिय रहता है तो वो क्या कहलाएंगे? मध्य स्वर। क्या कहलाएंगे? मध्य स्वर। और तीसरा कौन सा हो जाएगा? जब पीछे वाला हिस्सा रहेगा तो पश्च स्वर। पश्च स्वर, ठीक है। अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो अब इसमें अग्रस्वर में कौन कौन से आते हैं भाई? अग्रस्वर में आ जाते हैं आपके ई ए आई, ई ए आई। और मध्य स्वर में क्या आ गया आपके? अ। उसके बाद में पश्च स्वर में क्या आएगा? आ के बाद में उ ओ औ, ठीक है। तो ये अग्र और पश्च स्वर हुए। और इसके अलावा आ की ध्वनि जो अंग्रेजी के डॉक्टर, कॉलेज, नॉलेज, ये पश्च ध्वनि में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया जिह्वा की स्थिति के आधार पर। फिर आता है तालु की स्थिति या मुखाकृति के आधार पर। तालु या मुखाकृति के आधार पर तो इसमें क्या रहेगा? ये चार भेद होते हैं। पहला होता है संवृत, संवृत स्वर, संवृत स्वर। इसमें मुख जो है क्या रहता है? बंद की आकृति में रहता है ना, बंद जैसा रहता है। इसमें कौन कौन से आते हैं? ई ओ री। ये हो गया आपके संवृत स्वर। संवृत के बाद में दूसरा कौन सा होता है? अर्ध संवृत स्वर। अर्ध संवृत स्वर। इसमें मुख क्या रहेगा? आधा बंद मुख रहता है, आधा बंद मुख, है ना। इसमें कौन कौन से आते हैं भाई? इसमें आते हैं आपके ए और ओ। फिर आता है विवृत स्वर। विवृत स्वर। इसमें मुख क्या रहता है भाई? इसमें मुख खुला रहता है। और इसमें कौन सा स्वर आता है? आ बोलेंगे तो पूरा मुंह अपना खुला हुआ रहता है। और अर्धविवृत स्वर। अर्ध विवृत स्वर। इसमें क्या रहेगा? आधा मुंह खुला रहेगा, आधा खुला। तो इसमें कौन से आएंगे? अ, आई, ओ और औ। तो इस प्रकार से पहला आधार हुआ आपके उच्चारण स्थान के आधार पर, कंठ, तालु, दंत, औष्ठ, मूर्धा, ना वो। उसके बाद जिह्वा की स्थिति के आधार पर अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तालु, मुखाकृति, संवृत, अर्धसंवृत, विवृत, अर्धविवृत, बंद, आधा बंद, खुला, आधा खुला। तो ये चार प्रकार इसके हुए। तो स्वरों के प्रकार भी हमें क्या करने होंगे? याद करने होंगे। जब हमें कंपटीशन एग्जाम में हम जाएंगे उस समय हमें ये सारे काम आएंगे। अब आता है आपके ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों की स्थिति। ओष्ठाकृति के आधार पर होठों की स्थिति कैसी रहेगी उसके आधार पर, है ना, स्वरों का भेद।
ओष्ठाकृति के आधार पर ओष्ठाकृति के आधार पर ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के भेद है ना। तो पहला हो गया वृत्ताकार स्वर, होठ जो है गोल रहते हैं, वृत्ताकार में क्या जाएगा, ऊ, ऊ, ओ, औ और आ। तो ये आपके क्या है, ये आपके हैं ओष्ठाकृति के आधार पर पहला वृत्ताकार, दूसरा अवृत्ताकार, दूसरा हो गया आपका अवृत्ताकार जिसमें वृत्त नहीं बनता है। तो शेष जितने भी हैं आ, ई, ए, आई, री, ये अवृत्ताकार स्वर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां आपके स्वरों का जो चैप्टर है वो पूरा क्लोज होता है। और इसके बाद अपना जो वर्ण विचार का अगला प्रकरण जो है वो आपका कौन सा, व्यंजन। दूसरा प्रकार कौन सा होता है, व्यंजन, यहां से शुरू होता है। अब व्यंजन किसे कहते हैं, तो व्यंजन की परिभाषा क्या हो जाएगी, जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र अवस्था में न हो या अथवा स्वरों की सहायता से उच्चारण किया जाए, या मुख विवर में अवयव बाधित हो, है ना, रुकावट आए, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, उच्चारण किया जाए, वे व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो व्यंजन जैसे अपन बात करते हैं ये क, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, या तो क आधा, या क्या बोलते हैं इसको, हलंत, है ना, क हलंत। तो इसका उच्चारण जो ही अपन करेंगे तो इसमें कौन सी मात्रा जाएगी, अ की मात्रा जाएगी, तो इसका उच्चारण क्या जाएगा, क। तो व्यंजन को उच्चारण करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, स्वरों की जरूरत पड़ती है। वैसे व्यंजन जहां अपन बात करते हैं तो घर में जब आपके व्यंजन बनते हैं उस समय आपको क्या करना होता है, उस समय आपको ये देखना होता है कि भाई ये जो आपके व्यंजन हैं इनके उच्चारण में क्या रखना ध्यान है, इनके उच्चारण में ये ध्यान रखना है कि इनके उच्चारण में आपको जो है ध्यान रखना ये है कि भाई ये स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। अब व्यंजनों के प्रकार की जहां बात आती है तो व्यंजनों के प्रकार कितने होते हैं भाई, अलग अलग आधार पर कितने प्रकार होंगे उनको अपन देखते हैं। तो व्यंजन के प्रकार, व्यंजन के प्रकार कितने रहेंगे, 3 प्रकार रहेंगे। पहला प्रकार कौन सा है, स्पर्श व्यंजन। पहला प्रकार हो गया स्पर्श व्यंजन,
जिनमें आपकी जीभ क्या करेगी, वायु स्पर्श करते हुए निकलेगी, स्पर्श व्यंजन। दूसरा प्रकार इसमें हो जाएगा आपके अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। तीसरा प्रकार इसमें कौन सा हो जाएगा, ऊष्म व्यंजन। ये तो आपके जो मूल व्यंजन हैं उनके प्रकार की बात करेंगे अपन, ठीक है। और उसके बाद जो है और भी जो व्यंजन आएंगे जिनका अपन ने पहले वर्णमाला में भी अध्ययन किया है, ठीक है, तो उसको अपन आगे से और देखेंगे। अब हम इनके व्यंजनों का क्या करते हैं, विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो व्यंजन कौन कौन से हैं, व्यंजन संख्या कितनी बताई थी अपन ने, 33, ठीक है। अब इसमें पहला कौन सा आएगा, क वर्ग। क वर्ग में कौन कौन से आते हैं भाई, क, ख, ग, घ, ग, ठीक है। फिर आपका आता है च वर्ग। च वर्ग, च वर्ग में क्या आएगा, च, छ, ज, झ, य, ठीक है। अब उसके बाद में आपके क्या आएगा, च वर्ग के बाद में ट वर्ग। ट वर्ग में क्या क्या रहेगा, ट, ट, ठ, ड, ढ, ण। उसके बाद में कौन सा आएगा, त वर्ग। इसमें आएगा आपके त, थ, द, ध, न। और उसके बाद में आता है आपके कौन सा, प वर्ग। प वर्ग में आएगा आपके प, फ, ब, भ, म। ये तो हो गए आपके कौन से, ये हो गए आपके स्पर्श व्यंजन। ये कौन से हैं, स्पर्श व्यंजन। ठीक है। और उसके बाद आपके आते हैं अंतस्थ। अंतस्थ में य, र, ल, व। और ऊष्म में आएंगे आपके, ऊष्म में आते हैं श, स, स, ह। और उसके बाद में आपके बचते हैं कौन से, संयुक्त व्यंजन, जिनका अपन ने वर्णमाला में पढ़ा था, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में क्या आएगा, क्ष, त्र, ज्य, स्र। ठीक है। तो ये आपके क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जो दो से मिलकर बनते हैं। फिर व्यंजन ध्वनियों का आपके जो है, ये तो हो गया प्रकार, ठीक है, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। अब प्रकार के बाद इनका वर्गीकरण अपन बांटें तो किस आधार पर बांटते हैं, तो उनका अध्ययन अभी अपन करेंगे। व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण।
व्यंजनों का जब हम वर्गीकरण करेंगे तो सबसे पहले अलग अलग आधारों पर इनका क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। तो पहला आधार कौन सा हो जाएगा, उच्चारण स्थान के आधार पर, जैसा कि अपन ने स्वर में भी पढ़ा था, उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण क्या हो जाएगा भाई। और उसके बाद क्या है, प्रयत्न के आधार पर भी है, और उच्चारण स्थान के आधार पर क्या क्या हो जाएगा भाई, देखो इधर, पहला हो गया आपके वही कंठ, कंठ में क्या हो जाएगा, कंठ में हो जाएगा क, ख, ग, घ, अंग, और उसके बाद ह और विसर्ग, ये किस में आ जाएगा, ये कंठ में आ जाएगा। और उसके बाद दूसरा कौन सा हो जाता है, तालव्य, तालव्य में क्या हो जाएगा, च, छ, ज, झ, य और स, ये किस में आ जाएगा, तालव्य में। इनका उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा, कंठ, और इसका हो जाएगा तालु। फिर आता है मूर्धन्य, मूर्धन्य, इसमें आपके मूर्धन्य में आ जाएगा ट, ठ, ड, ढ, ण और इधर ये भी रहेगा भाई, ठीक है, र और ये स, ये हो जाएगा आपके मूर्धन्य। तो कंठ, तालु और मूर्धा। उसके बाद क्या आएगा, दंत, तो उसमें क्या जाएगा, दंत्य। चौथा कौन सा आधार हो जाएगा, दंत्य। दंत्य स्वर कौन से, दंत व्यंजन कौन से हो जाएंगे, त वाली लाइन, त, थ, द, ध, न, और उसके साथ में कौन सा रहेगा, ल और ये स, ये हो जाएगा आपके दंत्य, दंत। फिर आपके कौन सा बचता है, ओष्ठ। पांचवा व्यंजन होता है ओष्ठ व्यंजन। ओष्ठ में आ जाएगा प वर्ग। ओष्ठ में कौन सा आएगा, प वर्ग। तो प में क्या हो जाएगा, प, फ, ब, भ, म, ये आपके, और कौन सा बचेगा, ये व, य, र, ल, व, ह हो गया उधर, ठीक है, श, श, श है, ये भी हो गया। तो ये आपके उच्चारण स्थान के आधार पर 5 प्रकार के क्या हो गए, आपके ये व्यंजन हो गए। अब दूसरा जो प्रकार है वो क्या है, प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। ये तो था उच्चारण स्थान। अब जब हम जोड़ लगाते हैं, बोलते हैं, तो उसके आधार पर जो व्यंजनों का प्रकार क्या रहेगा वो अपन देखते हैं। तो प्रयत्न के आधार पर दूसरा आधार क्या हो जाएगा, प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। इसमें पहला होता है, ये 2 प्रकार के होंगे। पहला होगा अभ्यंतर, आभ्यंतर। दूसरा होता है अभ्यंतर प्रयत्न।
दूसरा होता है बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न, तो जब आपके अंदर से जो अपन उच्चारण लगाते हैं, जोड़ लगाते हैं, तो अभ्यंतर में आएगा, और जब अपन बाहर से जो है प्रयत्न करते हैं तो बाह्य प्रयत्न में आएगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अभ्यंतर प्रयत्न की। किसकी बात करेंगे? अभ्यंतर प्रयत्न की। ये क्या होता है? वर्णों के उच्चारण के समय, वर्णों के उच्चारण के समय, वर्णों के उच्चारण के समय प्रारंभ में जो प्रयत्न किया जाता है, प्रारंभ में जो प्रयत्न किया जाता है उसे अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। ठीक है। अब इसमें जो है, इसमें भी जो है खूब सारे इसके प्रकार दिए हुए हैं। ठीक है। तो इसमें सबसे पहला कौन सा है? पहला हो गया आपके स्पर्शी, या इनको अपन क्या कहते हैं? मूल स्पर्शी। दूसरा इसमें होता है संघर्षी। तीसरा होता है स्पर्श संघर्षी। चौथा इसमें होता है नासिक्य, जिससे नाक से ध्वनि निकलती है, नासिक्य। पांचवा इसमें होता है संघर्षहीन। संघर्षहीन। जिसमें संघर्ष की आवश्यकता नहीं रहती है। फिर होता है प्रकंपित। सातवां होता है आपके पार्श्विक। आठवां होता है इसमें उक्षिप्त या ताड़न जात। ताड़न जात, इसे अपन उक्षिप्त भी कहते हैं। ठीक है। तो इनका जो है विस्तार से अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।